है गुरप्रीत। जी, अरे पीडीएफ बच्चे यार अभी नहीं डाले हो क्या? डाल दिया ना। गजबे हैं यार, कसम से इतना मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बेटा आप लोगों को डाला जा चुका है यार, आप लोग ऐसा कमेंट करते हो ना, मन दुखी हो जाए। ग्रुप में दोबारा पढ़ फिर गए। डालूं एक बार और। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन अपना। अरे सॉरी, ये बेटा 16 मार्च से जो बच्चे यहाँ फाउंडेशन वाले हैं, जैसा आप चिंता, आज आपका आप लोगों को एनरोल भी करना है। 16 मार्च से स्टार्ट है। जो बच्चे आना चाहे एनसीईआरटी से बैच, तो आप लोग आ जाइएगा इसके लाइव कोड के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फीस बहुत कम है, आप देख सकते हैं, बहुत ही कम है। आप आसानी के साथ सपनों को चेस कर सकते हैं। 43,000 रुपए 2 साल, कोई बड़ी फीस नहीं है, याद रखिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर एडमिशन। और चलिए चलते हैं, स्टार्ट द टॉपिक। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट पार्ट है वित्त चैप्टर ही बेटा, याद रखिएगा। वित्त वाला चैप्टर ही सबसे बड़ा चैप्टर है, याद रखिएगा, वित्त वाला ही। तो आज अंतिम पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। क्या है ये? क्या है ये? राजकीय अफीम और उपचार अल्कालाइड कारखाने, याद रखिएगा। तो ये भी, यानी जो अफीम और अल्कलाइड ये सब होती है, सब राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। आप ये सब डिटेल मत पढ़िएगा, बस राजस्व विभाग के अंतर्गत अफीम वगैरह आता है। अगली संस्था है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण। बच्चों, कल का जो कंटेंट है, कल की जो क्लास है, परसों की जो क्लास है, जब आप मेरे कोर्स में आएंगे, यानी कि स्पेशल क्लास सुनील सिंह, वो आपको दिख जाएगा, प्लीज है। क्लियर है? तो परेशान ना हो। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण। स्थापना याद रखिएगा, स्थापना क्रमशः सीमा शुल्क अधिनियम 1944, वित्त अधिनियम 1944 के अंतर्गत हुई है, याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि यह न्याय करता है, पर इसके न्याय के ऊपर अपील की जा सकती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, दैट्स इट। अब चौथा आ गया बच्चों। अब हम जो वित्त मंत्रालय का जो हम डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे, 3 डिपार्टमेंट खत्म, आर्थिक मामलों का, व्यय और राजस्व। अब आ गया है वित्तीय सेवा विभाग, जो वित्तीय सिस्टम यानी बैंकों को ध्यान में रखता है, याद रखें। क्या है? ये है वित्तीय सेवा विभाग। क्या है? वित्तीय सेवा विभाग। वित्तीय सेवा विभाग मुख्य रूप से क्या करता है? ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका काम क्या है? ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंध नीतिगत मुद्दे हेतु उत्तरदायी है, याद रखिएगा। तो वित्तीय सेवा विभाग, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है? बस इतना याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण कृषि साख से जुड़े कोई भी मामले हो, याद रखिएगा, वो वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मतलब सिस्टम क्या काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये सब हो गया। यह विभाग यानी यही विभाग वित्तीय सरकार की वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसे जनधन योजना, क्या है? वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसे जनधन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना और ऋण के प्रवाह की सुविधा पर केंद्रित ये सारे काम करता है, याद रखिएगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI से जुड़े मामले, अब देख सकते हैं, इरडा से जुड़े मामले, नई पेंशन योजना सहित
याद रखिएगा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA, ये सारे मामले तो आप देख सकते हैं वित्तीय आप बना लीजिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें पेंशन और औद्योगिक वित्त और सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम भी शामिल है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना बच्चों इसी डिपार्टमेंट से शुरू हुई है, तो देख सकते हैं आप कितनी बारीकी यूपीएससी चाहता है। अब आप लोगों को एक चीज और समझाऊं, जब आप लोग कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो वो रीजन यही है, अभी तो आपने केवल एक लेक्चर पढ़ा है, 9 चैप्टर है, 5 और 4 9 चैप्टर हैं जो इकोनॉमिक्स के इंडिया में है। जब आप सब पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि ये यूपीएससी ये पूछता है। यूपीएससी हमेशा डिपार्टमेंट्स, स्कीम्स, कौन क्या काम करता है ये पूछता है, मॉनेटरी पॉलिसी पूछता है, बैंकिंग पूछता है। हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। इस किताब की इंपॉर्टेंस को जरा समझिएगा, जरा जब आप समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब हो गया पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, ये सांविधिक मंडल है जो इस विभाग यानी ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेरे प्यारे बच्चों वित्तीय सेवा विभाग, और ये क्या क्या काम करता है। अब देखिए आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, याद रखिएगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या करते हैं? प्रैक्टिस है बच्चों प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है, याद रखेगा। इस पर यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं यथा मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित कराता है। तो याद रखें, चले क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लगभग सबके सारे आंसर सही है, तो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये 2021 के लिए 22 के लिए सबके लिए पढ़ा जा सकता है। ये संस्थाएं, ये जो बच्चे पूछते हैं सर 21 के लिए 22 के लिए, ये वही बच्चे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्यों आप गड़बड़, क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? ये संस्थाएं हैं। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना 21 में तो आएगी नहीं, ये तो पहले की आई हुई है। ये डिपार्टमेंट तो बेटा पहले के हैं। इनफैक्ट अगर आप 21 में है 22 में है तो अभी से पढ़िए, जिंदगी बन जाएगी। आप थोड़ा सोचिए यार, आप लोग ये सोचते हैं जिस साल देना है उसी साल सब करना है, यही सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करिए, याद रखिएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका। अगला है भारतीय रिजर्व। अब बेटा आरबीआई के बारे में, इसके बाद इसमें इसी में अब आरबीआई किस में आएगा? आरबीआई भी यहीं से कनेक्ट है, वित्तीय सेवा विभाग से, याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखें क्या करना है। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत के सभी बैंकों का संचालक, भारत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रक। बाबा साहब अंबेडकर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका, और इनकी संबंधित पुस्तक क्या? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। अब पूरा बैंकिंग आपका तैयार हो रहा है, पूरा बैंकिंग यहां आपका तैयार हो रहा है, याद रखेगा। ठीक है ना? और इस पुस्तक में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचार दिए हैं, और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना का दृष्टिकोण बाबा साहब ने किसके सामने रखा है? हिल्टन यंग कमीशन के सामने 1926 में रखा है, याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना। ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय कोलकाता, याद रखेगा, पर 1937 में इसे मुंबई लाया गया।
प्रारंभ में आरबीआई निजी बैंक था, किन 1949 से भारत सरकार का उपक्रम इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। और वर्तमान शक्तिकांत दास हैं। पूरे भारत में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय। क्वेश्चन, चलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस फटाफट बताइए मुझे, प्रैक्टिस करिए। चलिए फटाफट इसको आप पढ़िए, आंसर बताइए। चलिए आप पढ़िए, आंसर बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 1934, ठीक है ना। 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से, तो ये देखिए प्रारंभ से निदेशक मंडल, रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है। यह निदेशक बोर्ड आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा बनाया गया। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब देखिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड, इसका गठन देखिए क्या क्या होता है। एक होता है सरकारी निदेशक, इसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 गवर्नर होते हैं। दूसरा होता है गैर सरकारी, इसमें सरकार के द्वारा नामित होते हैं 10, याद रखिएगा, और एक सरकारी अधिकारी, अन्य 4 होते हैं। 4 जो स्थानीय बोर्ड है उनमें से एक। इनका कार्य क्या होता है, बैंकों के क्रियाकलापों की देखरेख और निर्देशन। तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड याद रखिएगा। स्थानीय बोर्ड क्या है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और नई दिल्ली में। सदस्यता क्या है, प्रत्येक में 5 सदस्य हैं। केंद्र नियुक्त करता है, 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। क्या करता है ये केंद्रीय बोर्ड को जो लोकल इश्यूज होते हैं उसके बारे में एडवाइजरी करता है, एडवाइस देता है। स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वित्तीय पर्यवेक्षण, रिजर्व बैंक का यह कार्य वित्तीय, अगर ये वित्तीय पर्यवेक्षण कौन करता है, यानी फाइनेंशियल ओवरव्यू कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है, बीएफएस वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड करता है, याद रखिएगा। उद्देश्य तो आपको पता ही है, बैंकों पर अनेकों प्रकार से यानी आंख बनाए रखना, ये है वित्तीय पर्यवेक्षण, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है। क्यों करता है, तो जिससे कि बैंकिंग, लेखा और सभी में, याद रखिएगा, क्या हो जाए, एक बेहतर सिस्टम डेवलप हो जाए। आरबीआई के प्रमुख कार्य, आरबीआई के प्रमुख कार्य देखिए, मौद्रिक प्राधिकारी। आरबीआई क्या करता है, ये मुद्रा का अधिकारी होता है। क्या करता है, मूल्य स्थिरता बनाए रखता है और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अब आइए एक प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस, आप लोग किसी का नाम मत लीजिए। देखिए जैसे जब किसी भी नेगेटिव पर्सनालिटी का आप नाम लेते हैं तो पॉपुलर होता, प्लीज मत लीजिए, लीजिए ही नहीं, छोड़ दीजिए। कोई भी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव पर्सनालिटी आती है तो आप उसका नाम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप जब एक्साइटेड होते हैं तो उसको ये मौका मिलता है कमेंट करने का। आप मस्त रहिए, आप सीखने आए बेटा, जिंदगी बनाने आए। हर माता पिता अपने बच्चे में, चाहे वो गरीब हो, वो आप कोई भी हो, वो एक स्वप्न देखता है कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। बहुत कुछ करना है, ठीक है ना, कोई रिएक्शन मत दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट। चलो बहुत अच्छे, ये पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे।
चेक करिए, सभी सही हैं, सभी सही, सभी 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 सभी। अगला जाइएगा, दूसरा। अब अगला डिपार्टमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या है भैया ये? वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। तो बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। तो ये भी है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है इसमें। तीसरा है, ठीक है ना, ये भी बहुत खास नहीं है, एक रीडिंग आप मार लीजिए। मुद्रा भी जारी करता है, आपको पता ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या होता है? तो ये इसकी एक विकासात्मक भूमिका, आरबीआई विकास की भूमिका, सरकार का बैंकर है, याद रखिएगा। बैंकों यानी जो भी अनुसूचित बैंक होते हैं उनका बैंकर है। अब देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक बोर्ड ब्यूरो इंपॉर्टेंट। बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय, क्या है? भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। फरवरी 2016 में सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अप्रैल 2016 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से। कार्यालय मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष विनोद राय, वर्तमान अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा। ट्रिपल बी सरकार की इंद्रधनुष योजना का हिस्सा है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ये 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ये 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, बताइए मुझे। अब आप देखो कितना आसान है, कितना आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि यार अरे कोई भारी, ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉमन पढ़िए। ठीक है, कार्य क्या करता है, इसके काम क्या है? यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में शासन सुधार की दिशा में काम करता है। प्रशासन में चयन की सिफारिश करता है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हेड की, याद रखिएगा। ये सारे काम करता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। चलिए, अब एक, चलिए इसको बताइए, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? चलिए बताइए फटाफट। चलो बेटा, शाबाश। एनर्जी एकदम बनाए रखो, बनाए रखो। लो मिडिल क्लास और बीकर सेक्शन, हमारे पास आगे बढ़ने कोई मौका है नहीं सिवाय मेहनत के। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, याद रखना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और इस पृथ्वी पर जो मांगता है सबको मिलता है, बस पाने की शिद्दत होनी चाहिए। शिद्दत अपनाइए, याद रखिए। ठीक है, एक और दो, बहुत बढ़िया। 100% आप लोगों का, सब लोग, ये बी कौन आ गया? अब बेटा आ जाओ, अगला क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। सहकारी ऋण योजना के वैकल्पिक सृजन, ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त इंस्टीट्यूशनल जो ऋण होता है वह उपलब्ध कराने के लिए, याद रखिएगा। आरआरबी भारत सरकार एक, संबंधित राज्य सरकार दो तथा स्पॉन्सर्ड बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में है, याद रखिएगा। जारी पूंजी जो कैपिटल इसकी होती है बेटा, वो 50% भारत सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, यानी कोई न कोई बैंक इसको स्पॉन्सर करता है। कृषि ऋण, कृषि ऋण अब आपको अच्छे से पता, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो प्रभावी और आसान कृषि ऋण की मदद से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी और सहकारी बैंकों द्वारा जमीनी स्तर के कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया फिर से, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब इसको आप लोग पढ़िए, इसको आप लोग पढ़िए और टाइप करिए कि डन। जैसे मैं प्लस की क्लास में पढ़ाता हूं, जब आपका हो जाएगा तो लिख दीजिएगा डन। जरा आप पढ़िए, चलिए फटाफट। डाउन नहीं, डन डन डन, DONE, मतलब आपका हो गया। क्या बात है, क्या बात है, देखो ये भी कराता हूं। ऐसे ऐसे क्लास चलती है प्लस पे। मैंने डन कहा था, किसी ने युप लिखा है, युप। शाबाश, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अब चलो प्रैक्टिस, खुद ही प्रैक्टिस, किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए शाबाश, पढ़िए फटाफट फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। डी, इनमें से कोई नहीं। पहली बात 1988, 1998, 99 में आरंभ हुई है, याद रखिएगा। इसमें ये तो है ही है, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है संपूर्ण देश में, याद रखिएगा। ये देखो थोड़ी 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 थोड़ी। अब आते हैं लास्ट बेटा, बीमा। अंतिम, इस चैप्टर के अंतिम खंड में हम लोग पहुंच रहे हैं, बीमा। और अब आप लोगों को ये जैसे खत्म होगा तो टाइम बचेगा, हम लोग अब चलिए फटाफट आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, चलो शाबाश, इनको याद करो, चलो लिखो सब। जब हो जाए आराम से पढ़ना, अक्षर मत पढ़ना, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन ऐसे फील करो, फील इट फील इट। चलो शाबाश, जब डन हो जाए तो बताना, याद करके तब बताओ, याद करो पहले। याद हो जाए फिर बताओ, आप याद हो जाए फिर बताओ। लेट्स क्रैक इट की चाय के साथ। जब हो जाए तब बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज एनर्जी, दिस इज क्वालिटी। वेरी गुड। अब सबकी डिटेलिंग है, अब सबकी डिटेलिंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम, स्थापना संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत हुई है। संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम 1976, सॉरी 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 1956। बीमा क्षेत्र में सुधार, अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा हुआ है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 को अमल में लाए जाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में निजी सहभागिता की शुरुआत हुई। तो अधिनियम कब आया? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। भारत का बीमा विनियामक और विकास
प्राधिकरण IRDAI कहाँ है? तेलंगाना में, हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय से। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, यहां से काम करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन, चलो बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चलो शाबाश। चलिए प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट, जल्दी जल्दी। क्या बात है? डीबीए बी, ये दंड नहीं बेटा, ये लाइसेंस प्रदान करता है, लाइसेंस, याद रखिएगा। तो पहला नहीं है, 2 3 4 है, याद रखिएगा। चालाकी करिए। देखिए, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज मत समझिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस समझिए, याद रखिएगा बेटा, अवेयर होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार हम पढ़ रहे थे। तो 1999 में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम आया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तेलंगाना में, हैदराबाद में अपने मुख्यालय है इसका, वहां से काम करता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 को पारित करने से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है? धन कानून ने, याद रखिएगा, क्लियर है, कानूनों में निहित पुरानी और व्यर्थ प्रस्तावनाओं को हटाकर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को कुछ नए प्रावधान दिए, याद रखिएगा, जिससे वो अपना काम और इजीली कर सके। इस कानून के आधार पर किसी भी भारतीय कंपनी में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49%, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हालांकि कंपनी पर अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, यहां आप पढ़ गए, यहां पर ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाएगा, इसको मैं काट दे रहा हूं। जो चीज कठिन है समझिए, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 60 वर्ष और अधिक आयु, वो लिख देगा 60 वर्ष से कम आयु। चलिए इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़िए और लिखिए डन, इसको आप पढ़िए, चलिए लिखिए डन। चलिए चलिए फटाफट पढ़िए, और पढ़िए नहीं, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए। इजी फील हो रहा है? इजी? अच्छा, लास्ट पॉइंट। अरे, योजना के अंतर्गत 10 वर्षों तक प्रत्येक माह, यानी जनवरी फरवरी मार्च ऐसा, की दर से सालाना वार्षिक 8% आपको भुगतान करना होगा। दैट्स इट। आम आदमी बीमा योजना, चलो बेटा शाबाश। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी, भारतीय जीवन बीमा निगम संचालित कर रहा है, याद रखिएगा। बस इतना ही, क्या है, याद रखिएगा। बस कौन संचालित, क्योंकि इतना डिटेल वो जाएगा नहीं, इतना डिटेल जाएगा नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अगला, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, चलो बेटा, कब हुई है? मई 2015 में। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र। यूपीएससी क्या करेगा, यहां संगठित लिख देगा। क्या लिख देगा? संगठित। अलर्ट रहिए। चलिए फटाफट पढ़िए बेटा, कंप्लीट करिए, कंप्लीट। चलिए आप लोग पढ़िए, डन लिखिए, ठीक है ना?
पढ़िए, क्लियर है? पढ़िए, पढ़िए पढ़े फटाफट और मुझे बताइए हो गया, डन डन डन। क्लियर है? चलो फटाफट फटाफट। जल्दी मत करिए, पढ़ के करो यार, फील करके करो, फील। इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? जब आप किसी चीज को फील करते हैं तो वो टाइम लेता है बेटा। ओके, गुड, चलो आगे चलते हैं अब। प्रधानमंत्री, अरे कहां गए? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, चलो बेटा। ये एक वर्ष की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां ये देखो, एक वर्ष, एक वर्ष, एक वर्ष, बस इतना ही आप याद रखिएगा, एक वर्ष की है। ठीक है ना? ये एक वर्ष का है। और मत पढ़िएगा ये वाला, मत पढ़िए, ये बेकार है, ये सब कुछ नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब मत पढ़िएगा, इतना डीप आता नहीं है। बस इसका नाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए 2014 में उद्देश्य हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता। डेट याद रखिएगा, इसी डेट में कंफ्यूज करेगा। इसके उद्देश्य क्या है? संपूर्ण देश में एक बैंक की शाखा, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता जो रुपए डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हो। याद रखिएगा। क्लियर है? कोई बात नहीं, कुछ ओल्ड डाटा भी पढ़ो। राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। 1 जनवरी 2004 से इसे सरकारी सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों के लिए सशस्त्र बलों को छोड़कर अनिवार्य कर दिया गया है। 1 मई 2009 से सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर इसे लागू कर दिया गया है। 1 मई 2009 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया ने इस प्रणाली में केंद्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और पेंशन निधि के लिए निवेशकों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले बिचौलियों की, तो बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? अगला जाओ, स्वावलंबन योजना। किसके है? असंगठित क्षेत्र। संगठित असंगठित में कमजोर मत पड़िएगा। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2010 में, याद रखिएगा, 2010 में यह प्रारंभ की गई है। अगला है ग्रामीण आवासीय कोष, तो ये सब पूछेगा नहीं, ये सब मैं काट दे रहा हूं, पूछेगा नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अप्रैल 2015, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पीआईबी में भी और द हिंदू में भी क्वेश्चन आंसर में किया था कि नहीं किया था? फिर भी आप एक बार पढ़िए और डन लिख दीजिए, एक बार पढ़िए और डन लिख दीजिए। पढ़ लो बेटा, क्या पता कि रिवीजन ही हो जाए, क्या पता है कि रिवीजन ही हो जाए।
तरुण मतलब युवा बेटा, युवा। अब देखो अंतिम आ गया है, अंतिम, ये वित्त मंत्रालय का ये पांचवा और अंतिम। अभी तक आप वित्तीय पढ़ रहे थे, अब अंतिम। अब याद रखिएगा, अंतिम पढ़ने जा रहे हैं, यानी 5 डिपार्टमेंट का अंतिम। क्लियर है? ठीक है। तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। तो देखिए, विनिवेश विभाग, अगर कोई आपसे पूछे विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत है, तो क्या कहेंगे? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। याद रखिएगा, विनिवेश विभाग 1999 में एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में बनाया गया, इसे एक मंत्रालय बना दिया गया 2001 में। याद रखिएगा, 2004 से अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। याद रखिएगा, 2016 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया, क्या? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। समझ गए सारे बच्चे लोग? समझ गए इसको, इस पॉइंट को समझ गए? इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विनिवेश नीति। ठीक है, विनिवेश नीति मुख्य विशेषता, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति जनता के हाथों में है। याद रखिएगा, इसमें जनता के स्वामित्व का विकास। ठीक है ना? सीपीएसई की कम संख्या में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शेयर बिक्री द्वारा विनिवेश करते समय सरकार अपने पास शेयर का अधिक हिस्सा रखेगी, यानी शेयर होल्डिंग का कम से कम 51%। याद रखिएगा। क्लियर है? और चिन्हित सीपीएससी में प्रबंधकीय नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ सरकार की शेयरधारिता का 50% या अधिक हिस्से की बिक्री द्वारा युक्तिपूर्ण विनिवेश, यानी आप लोग पढ़े होंगे, एक को बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश। क्या बोलते हैं बेटा? ये हो गया सामान्य विनिवेश, जिसमें स्वामित्व तो किसके पास है? सरकार के पास है। ये क्या है? रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें किसके पास है? इसमें जो भी खरीदता है प्राइवेट एंटिटी, आप उसको क्या कर देते हैं? याद रखिएगा, तो उसमें मैनेजमेंट भी उसे सौंपते हैं। क्या करते हैं? मैनेजमेंट भी। तो ये याद रखिएगा। अब देखो बेटा, राष्ट्रीय निवेश कोष, यही क्वेश्चन 2016 में आया था। सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन 2005 में किया है। सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन 2005 में किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को दिशा देना। एनआईएफ कोष अस्थायी था और सरकार को सतत लाभ प्रदान करने के लिए कोष में कभी भी कमी किए बिना इसका एक व्यावसायिक मैनेजमेंट करना था। ठीक है। इस योजना के अनुसार एनआईएफ की वार्षिक आय, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, का 75%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ाने वाले चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाना है। याद रखिएगा। और बचे हुए 25% आय का उपयोग पुनर्निवेश करना, यानी किसी भी पीएसयू जो कमजोर है उसमें फिर से निवेश कर देना। याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, ये सब आप काट दीजिएगा, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोटों का विमुद्रीकरण, डेमोनेटाइजेशन, अंतिम न्यूज है। याद रखिएगा, अंतिम 8 नवंबर 2016 को, ये डेट याद रखिएगा। कभी कभार हम इजी प्रश्न पूछ लेता है, गलत कर देते हैं। तो सरकार ने क्या किया था? नोटबंदी की थी। तो सिंपल सी है, अब ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपने बहुत पढ़ा है इसमें। ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं, फाउंडेशन बैच 2020-21 क्लास खत्म होती है। अब आप कोई भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मंडे को मेरी क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, 60 डे प्रीलिम्स, जिसमें मैं ही स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिटी से। पॉलिटी की जो क्लास होगी बेटा, वो क्वेश्चन बेस्ड होगी।
एमसीक्यू बेस्ड होगी, यानी रिवीजन कराऊंगा एमसीक्यू बेस्ड, बस याद रखिए। अब थोड़ा पूछिए अगर किसी के, ठीक है। अरे बड़ा तेज पूछ रहे हो यार, सब निकल जा रहा है। ओ, नीति आयोग की रिपोर्ट मेंस के टाइम पढ़ाऊंगा। 2020 पीटी टिप्स बेटा केवल रिवीजन करो। कल का लेक्चर भी यहीं मिलेगा आपके पास, 10 15 20 मिनट का टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, चलो पूछूंगा। हाँ कोई बात नहीं, आप अप्रैल से आओ बेटा, यहाँ लेक्चर सब पड़े रहते हैं, एनी टाइम आओ, वो फाउंडेशन आपको हमेशा मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए मैं सब पढ़ा ही रहा हूं, उससे क्या मतलब, आप हिंदू बनाए ना बनाए। नहीं नहीं महराज बेटे, हिंदी मुझसे अरे सॉरी, इंडिया मुझसे पढ़ने के बाद जो है कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बुलंदशहर में भयानक चक्रवात आया, ओ माय गॉड। इकोनॉमी बहुत परेशान कर रही है। ओके, कोशिश की जाएगी, गवर्नेंस भी कराऊंगा, गवर्नेंस के लिए थोड़ा, ठीक है ना बेटा, बहुत तेज चल रहा है। आज है, आज पीटी की क्लास है, कल मैंने नहीं लिया था, यही सब काम करना था पीआईबी वगैरह पे। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट है सेम। अर्चना सोलंकी बेटा क्या रिप्लाई करूंगा, इतना स्पीड से आ रहा क्वेश्चन। इकोलॉजी की क्लास भी, अरे वो भी यार। अरे बाप रे, किसी ने पूछ रहा सर आपने मूछें क्यों कटा दी, क्या बात है, अपनी खेती है, मर्जी करी कटा दिया। फाउंडेशन की बेटा अब 16 तारीख से, कल फिर इसी टाइम आएगा। हाँ, नीलम इसकी बुक आती है, इंडिया आती है, आप अमेजन से मंगा सकते हैं या दिल्ली वगैरह में किसी दुकान से मंगा सकते हैं। बहुत तेज आ रहा भाई। इतना तेज आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। हिंदी साहित्य, हाँ हाँ ये हिंदी में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य बेटा मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, आप लोग आ करके जुड़ सकते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल, चलो। अरे बाप रे, ये कौन है, ये कौन है यार। हिंदी साहित्य के लिए बेटा यूट्यूब पे, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पड़े हैं, 9 10 लेक्चर हैं, आप उनको एक बार देखो, उसी पे यूट्यूब पे, उसी वाले अपने चैनल पे आप एक बार चेक करो। बेटा पॉलिटिकल साइंस भी कितने ऑप्शनल कराऊं, एक इंसान कितना पढ़ा सकता है। हाँ भूपेंद्र, बिल्कुल नोट्स भी मिलेगा, बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा, वर्ल्ड क्लास नोट्स मिलेगा विद क्वेश्चन आंसर। एक मिनट सब लोग सुन लो, हिंदी साहित्य के 300 to 400 क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, और दिए गए हैं आप हमारे प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमी का एक मास्टर वीडियो करा दूंगा, याद रखेगा। हाँ हिंदी में मिलता है, मेरी तो सारी क्लासेस हिंदी में मिलती हैं।
मेरी तो सारी अनअकैडमी पे आएंगे, सारी क्लास मेरी हिंदी में ही रहती है, ऐसे ही मिलेगा। ओके। नहीं, डाटा याद करना कोई आवश्यक नहीं सिमरन, कोई 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 आवश्यक नहीं। 16 तारीख से, 16 मार्च से फाउंडेशन। कल पॉलिटी का नहीं, कल तो हिंदू का है। मंडे से पॉलिटी है 10 बजे, सुबह 10 बजे। मंडे सुबह 10 बजे यूट्यूब पे सब रहिएगा, क्लासिकल क्लास होगी पॉलिटी की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके। इकोनॉमी के भी नोट्स मिलेंगे। बाय बेटा, अगर कोई जाना चाह रहा है तो जा सकता है। बच्चे कम होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। क्लास ओवर हो गई है, जो जाना चाहे जा सकता है। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो रुक सकता है। हिस्ट्री का बचा हुआ भी कराऊंगा। हाँ, प्री के बाद भी कर सकते हो। सर, कुछ नामी लोग हिंदी साहित्य 6 मंथ तक पढ़ाते हैं बेटा, उनका मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन 3 महीने बहुत होते हैं, मोर देन सफिशियंट है। आप एक बार चैनल पे आके तो देखो। मेरा वो, आपने अभी मेरा टेस्ट ही नहीं समझा बेटा। आप लोग मेरी पढ़ाई का टेस्ट नहीं, मेरे इतना प्लान्ड कंटेंट होता है मेरा ना, वो चाहे अभी हिंदी लिटरेचर करा रहा हूं, एकदम प्लान्ड होता है बेटे। टॉपिक, क्वेश्चंस, बगैर क्वेश्चंस के मैं चलता ही नहीं। मेरा सिस्टम अलग है बच्चा। मेरा एक अलग प्रकार का सिस्टम है। चाहे कोई विद्वान हो, चाहे जो, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे मेरे काम से मतलब है कि जो मुझसे पढ़ना आ रहा है, जितनी मेरी क्षमता हो मैं दे सकूं। हिंदी की जो रुकी हुई क्लास है बेटा, अब ये पीटी वीटी हो जाए थोड़ा सा तो हो जाएगी। और फिर भी कोई क्लास रुकी नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सारा सुन सकते हैं। मैंने व्याख्या केवल रोका हुआ है, व्याख्या मैं करा दूंगा। बाकी कोई क्लास रुकी उकी नहीं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। सर, कैन आई ज्वाइन सीएससी कोर्स फ्रॉम क्लास 7 आफ्टर 5 डे माई क्लास? हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रणव, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर, क्लास का पता नहीं चल पाता, अनुपमा मिश्रा। हाँ बेटा, मैं क्या करूं उसका तो। हाँ अंजलि, मार्च तक। पॉलिटिकल साइंस बेटा, ये तो मुझे आइडिया नहीं है यहाँ कैसे मिलेगा। सोशियोलॉजी भी करा दूं, सारे ऑप्शनल में ही। अभी तो बेटा कोरोना के कारण ऑफिस बंद है, तो अभी तो नहीं मिल पाऊंगा। जब कोचिंग खुलेंगी 31 मार्च के बाद तो फिर मिल पाऊंगा। अभी तो कोरोना के कारण दिल्ली में कोचिंग बंद है। हाँ, करंट अफेयर्स मार्च तक पूरा। विवेक राय? नहीं बेटे, एक लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एक लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं, दोनों लोग, पर एक ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग फिर शुरू हो गया। लव यू। और सी सेट भी कराएंगे। हाँ बेटे, मैं केवल हिंदी में अभी अभी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि हमेशा। अभी मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेंस के टाइम पे एथिक्स, ये सब जो है, बाइलिंगुअल भी पढ़ाऊंगा। हाँ, इंडिया, इंडिया अच्छी किताब है। और अच्छा, मार्च की योजना कुरुक्षेत्रा, वो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी करा सकता हूं। तो अगले हफ्ते टेंशन ना लें उसके लिए।
ठीक है बेटा, टेस्ट सीरीज के लिए सृष्टि हमारे ही भरोसे रहो, कोई बात नहीं, जितनी क्षमता उतना तो कराएंगे ही कराएंगे। 50 चैप्टर का 3 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, तीसरा मिलेगा। ओके, बहुत अच्छे। हाँ, प्रणव बिल्कुल कर सकते हो आप, प्रणव बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। टीना डाबी ने 11th क्लास से स्टार्ट किया था, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल कुछ करूंगा। ठीक है। नहीं बेटा, करंट के लिए केवल इंडिया नहीं, इंडिया भी पढ़ना और भी चीजें पढ़नी है। ठीक है। ओके ओके, सुधीर बेटा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ निकेत, बिल्कुल करूंगा। ओके श्रुति, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके प्रीति, सब कराऊंगा बेटे। श्रीकांत, मेहराज, अखिल, रुबीना, अनिकेत, विवेक द्विवेदी, हाँ हाँ सब सब बेटा। नीलम, मैं अच्छा रजनी यादव ओके। दीपक, बागवान, नीरज। अच्छा बच्चा आप लोग हो सब प्लस वाले। ओके ओके। राइटिंग स्किल के लिए बेटा बहुत काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। द हिंदू फॉलो करो, द हिंदू फॉलो करो। ओके विजय बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है सौरभ, पक्का पक्का बेटे। ओके बहुत बढ़िया, हिस्ट्री की ट्रिक काम आ रही। बहुत अच्छे। अभी नहीं, अभी मैं ग्रेट ओरेट नहीं हूं। अभी मैं जीरो अंडा। आई एम अ बिग जीरो बेटा, अंडा। जब सेलेक्ट हो जाओगे तब कुछ होगा, ऐसे बेकार होगा। यस प्रणव, एनसीआरटी ओनली, एनसीआरटी प्रणव बेटे, ओनली एनसीआरटी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कॉल कर सकते हो प्री के बाद, बिल्कुल। हिंदू के नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए यूट्यूब पर एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, हिंदू के नोट्स। अच्छा रुबीना, क्या बात है यार, आपके पिताजी ऐसा कह रहे थे? दिस इज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा भाई। रुबीना ने लिखा कि सर पापा जी बोलते हैं कि अगर आप जैसा टीचर उनको मिलता तो वाह, कि वो एक बार में क्लियर कर जाते। ओहो, सो स्वीट। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करना, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसा सोच रहे हैं। आप लोग तो जो सोचते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पिता ऐसा सोच रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए तो खैर। हाँ हाँ, मेंस भी कराऊंगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, मेंस की आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। ओके ओके। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शनल लॉ है, अच्छी बात है, इट्स गुड। हाँ हाँ प्रणव, बिल्कुल पढ़नी है। ओके ओके।
और अरे बाप रे, मैथ्स मुझे नहीं आती, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। ऑप्शनल जूलॉजी, बाय गॉड बेटा, तब तो एक है वैसे, मैथ्स और ऑप्शनल है यहाँ, जूलॉजी प्लस पे है। साइंस में प्रॉब्लम होती है, मेहनत करो भाई, अब क्या किया, यहाँ पर कई टीचर्स है, उनका लो। एक बार आप साइंस के लिए, जिनको भी साइंस में दिक्कत है, एक बार आप लोग रोमन सर की क्लास लो। आप लोग एक बार रोमन सर की क्लास लो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज बताते हैं कैसे कैसे करना। तो एक बार आप रोमन सर की क्लास लो आप लोग। सोशियोलॉजी के लिए बेटा, चलो करेंगे। किसी ने पूछा है सर जूलॉजी ऑप्शनल कराएंगे, अरे बाप रे, मेरी हालत करा जाएगी। अमृता सिंह, आपको सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, एक नंबर हमारा नोट करो, उस नंबर पर आप कॉल करो, तुरंत आपको मदद मिल जाएगी। अमृता, ये देखो नंबर हमारा है, ये हमारा नंबर, आप नंबर पे हमारे कॉल करो, ये है, ये नंबर है बेटा। अमृता, जिसको भी दिक्कत है सब्सक्रिप्शन लेने में, ये आपको वो पूरा पूरा बताएंगे कैसे कैसे करना है। 9871385211, जिसको भी दिक्कत है वो इस पर कॉल करे। अमृता, इस पर कॉल करो, अभी अभी आपका काम हो जाएगा 2 मिनट में, यही मैं बैठा हूं, हमारा स्टाफ कर देगा अभी अभी। आप इस पे बात करें। हाँ बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल पूरे मजा आएगा। आप मृणल सर को पाओगे, मुझे पाओगे, रोमन सर को पाओगे, और भी टीचर है, मधुकर सर को पाओगे, कई बहुत कुछ पाओगे। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे ये मत समझो कि मैं हूं। आओगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। और रोमन, देखिए रोमन वगैरह को आपको वैसे ही सुनना चाहिए, क्योंकि वो वन टाइमर एमबीबीएस एमएस, वन टाइमर आईएएस टॉपर, तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है ना। अंजलि मिश्रा, बिल्कुल ले सकते हो बेटे सब्सक्रिप्शन, प्रीलिम्स का 3 महीने का बिल्कुल ले मतलब चल सकते हैं। क्लियर है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो आप आराम से, क्लियर है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं था। हाँ अमृता, ऐसे बहुत से फेक कॉल आते हैं, लेकिन ऑनेस्टी अपनी ताकत है। ऑनेस्टी मतलब जब बताया जा रहा है आपको इसी नंबर पर कॉल करना है, ये बताया जा रहा मेरा इसके लाइव कोड इस्तेमाल करना, अब तीसरा कौन आता है क्या बोलता है, मतलब नहीं है मुझे, ठीक है ना। ऑनेस्टी कभी नहीं छोड़िएगा आप लोग। एथिक्स, अरे इंग्लिश में कराते हैं, फिर भी सोचने की कोशिश तो करो। हाँ हिंदी ऑप्शनल के लिए आ जाओ। अच्छा अमृता, हो गई बात, अभी अभी हुई क्या? रजनी, ऐसा नहीं बेटा। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, कल 3 बजे, कल 3 बजे नया चैप्टर है, पूरे जोश से आइए, बाय बाय।